हाय बच्चों, कैसे आप लोग? आई थिंक फाइन ही होंगे। आज मैं आपके सामने सत्यम सर एक न्यू वीडियो लेकर आ रहा हूँ जिसकी चर्चा हमने पहले कर रखी है, स्केलर्स और वेक्टर्स। बेसिकली हमने फिजिकल क्वांटिटीज को दो पार्ट में डिवाइड किया था, एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज और एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज। बच्चों, मैंने बता दिया था कि स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज क्या होते हैं, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज क्या होते हैं। इसके उदाहरण भी हमने दिए थे, एग्जांपल्स भी दिए थे। हमने यह भी बता दिया था कि हम वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, वेक्टर में कितने पार्ट्स होते हैं और किन वेक्टर के किन पार्ट का क्या मीनिंग होता है। आज मैं उस लेक्चर को कैरी फॉरवर्ड करूंगा, आगे की ओर ले जाऊंगा और आपको बताऊंगा कि और भी वेक्टर्स में हमें क्या क्या चीज पढ़ना है। बच्चों, बेसिकली ये स्केलर्स और वेक्टर्स कोई एक चैप्टर नहीं होता है, इस बात को आप मान लें। क्योंकि मैं इसको एक अलग चैप्टर में इसलिए पढ़ाता हूं क्योंकि आप जब भी कोई कम्पिटिटिव पेपर्स देंगे, चाहे जेईई मेन के हों, नीट के हों, एडवांस के पेपर दें या फिर बोर्ड के आप पेपर दें, उनमें जो न्यूमेरिकल पार्ट्स हैं उनको विदाउट वेक्टर आप सॉल्व नहीं कर सकते हो। अगर सॉल्व कर भी लोगे तो बहुत सारी परेशानियां आएंगी। तो इसलिए मैं इनको क्या करता हूं कि स्केलर्स और वेक्टर को एक कंप्लीट अलग चैप्टर ही बता रहा हूं, ताकि स्केलर्स और वेक्टर्स जहां जहां भी यूज होंगे, जिन जिन चैप्टर में भी हम उनको यूज करेंगे, तो आप उनसे आराम से प्रॉब्लम को निकाल सकते हो, प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को निकाल सकते हो। चलिए बच्चों, मैं आज देखता हूं कि मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हाउ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड। चलिए हम देखते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर क्या है? हमने आपको बताया था कि वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज में एक मैग्नीट्यूड का पार्ट है और दूसरा उसके डायरेक्शन का पार्ट है। तो मैग्नीट्यूड क्या है? किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज यानी किसी भी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज की न्यूमेरिक वैल्यू होती है। ठीक है, कि किसी भी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज की जो न्यूमेरिक वैल्यू होगी उसे हम क्या कहेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर कहेंगे। नेक्स्ट आता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर को जिस तरह से हम वेक्टर को एक एरो से रिप्रेजेंट करते थे, ठीक उसी प्रकार मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय द सर्टेन सिंबल्स। और वह सिंबल क्या होता है उस चीज को हम देखते हैं। यह एक्चुअली में है क्या? यह क्या है? न्यूमेरिक वैल्यू, न्यूमेरिक वैल्यू। सेकंड क्या है कि रिप्रेजेंटेशन। वेक्टर के मैग्नीट्यूड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो आप याद रखेंगे कि वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम उस वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज पर क्या करते हैं? मॉड लगा देते हैं। यदि हमने किसी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज पर मॉड लगा दिया तो आप समझेंगे कि वह क्या है? वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज के मैग्नीट्यूड का रिप्रेजेंटेशन। मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी, magnitude of a vector quantity is represented by taking mod of that physical quantities। as for example हम लिख सकते हैं, एग्जाम्पल क्या है हमारा? तो अगर यह वेक्टर है तो इसके मैग्नीट्यूड को लिखने के लिए हम क्या करते हैं? वह हो जाएगा वेक्टर ए का मॉड। यानी वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या बताएगा? इस वेक्टर ए का मॉड क्या बताएगा? कि वह वेक्टर ए जो हमारी फिजिकल क्वांटिटीज है उसका मैग्नीट्यूड है। चलिए और भी एग्जांपल हम देखते हैं कि जैसे मैं बात करूं कि वेक्टर एफ इज इक्वल टू 2 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट। अगर ऐसा कहीं लिखा रहे और हमें पूछे कि आप बताओ कि वेक्टर एफ की मैग्नीट्यूड क्या है, तो आप लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं कि वेक्टर एफ यही है मैग्नीट्यूड, और यह कितने के बराबर हो जाएगा? 2 के बराबर, जो उसकी न्यूमेरिक वैल्यू है।
थर्ड आते हैं और भी ऐसे कई सारे एग्जांपल। अभी हमने ईस्ट वेस्ट में डायरेक्शन को दिखाया था, पर एक्चुअली में वेक्टर में ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन को हम जनरली रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है तो वो हम आगे की टॉपिक में पढ़ेंगे। अभी बेसिकली एग्जांपल लेना है, हम एग्जांपल ले लेते हैं कि वेक्टर v इज इक्वल टू 2i कैप। व्हाट डू यू मीन बाय i कैप? i कैप मींस इट इज टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अभी मैं यहां पे लिख रहा हूं टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अगर इसके वेक्टर v के मैग्नीट्यूड को दिखाना हो तो वेक्टर v के मैग्नीट्यूड को हम कैसे दिखाते हैं? पर 2 और i कैप क्या हो गया? इसका डायरेक्शन हो गया किधर? टुवर्ड्स द एक्स एक्सिस। बच्चों, मैग्नीट्यूड को समझने के बाद हमें ये जानना पड़ेगा कि वेक्टर कितने टाइप्स के होते हैं। वेक्टर के हम बहुत सारे टाइप्स बना सकते हैं, लेकिन हम उन्हीं टाइप को लिखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे जिन टाइपों का सबसे ज्यादा यूजेस है, जिन टाइपों से प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं। तो हम क्या पढ़ेंगे अब? टाइप्स ऑफ वेक्टर। क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट में हम देखते हैं कौन सा टाइप्स ऑफ वेक्टर? तो इक्वल वेक्टर। इसे क्या बोलते हैं? इक्वल वेक्टर। नाम से ही आपको क्या लग रहा है कि इक्वल वेक्टर की चर्चा करेंगे, यानी ऐसे वेक्टर जो इक्वल होंगे। इक्वल व्हाट डू यू मीन बाय इक्वल? इक्वल से आप क्या समझते हैं कि अगर मैं वेक्टर की चर्चा कर रहा हूं इक्वल वेक्टर की, तो इक्वल वेक्टर से आप क्या समझेंगे? क्योंकि आपको पता है कि वेक्टर में दो चीजें होती हैं, एक मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। इट मींस इक्वल वेक्टर, हम ऐसे दो वेक्टर को इक्वल वेक्टर कह सकते हैं जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या हो? एक ही जैसा हो। यानी डायरेक्शन क्या हो? जैसा डायरेक्शन पहले वेक्टर का हो वैसा डायरेक्शन सेकंड वेक्टर का हो, और मैग्नीट्यूड दोनों का क्या हो? इक्वल हो। यानी हम लिख सकते हैं, इसके एग्जांपल हम ले सकते हैं कि इक्वल वेक्टर के क्या एग्जांपल हो सकते हैं। तो आप फॉर्मुलेट कर सकते हैं एग्जांपल को, जैसा हमने बताया था कि किसी भी वेक्टर को हम एरो से रिप्रेजेंट करते थे, और एरो के हेड और टेल के बीच की जो डिस्टेंस होती थी वो उसके मैग्नीट्यूड को बताता था। कि जैसे मैं एग्जांपल लूं इसका, तो आप एग्जांपल ले सकते हैं कि हमने एक वेक्टर यह बनाया और एक वेक्टर यह बनाया, और यह वेक्टर ए है या वेक्टर बी है। इट मींस कि आप देख रहे हैं कि हेड और टेल के बीच की दूरी दोनों वेक्टर की इक्वल है, और डायरेक्शन भी क्या है? दोनों टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है। इट मींस हम कह सकते हैं कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर इक्वल वेक्टर। इट मींस हम कह सकते हैं कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर इक्वल वेक्टर्स। इन अदर वर्ड्स हम उसको लिख सकते हैं कि वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी, यानी कि हम रिप्लेस कर सकते हैं। अब इसका एप्लीकेशंस क्या है? कैसे इसको हम फिजिक्स में अप्लाई कर सकते हैं? जैसे कहीं पर ऐसा लिखा रहे कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ऐसा दिया हुआ है, और आपको बोला गया है कि वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर सी। देन आप क्या लिख सकते हैं? दिस इज इक्वल टू 3a वेक्टर और 3b वेक्टर। दिस कैन बी रिटन एज 3a वेक्टर और 3b वेक्टर और 3c वेक्टर। ऐसा हमने क्यों लिखा? ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि तीनों वेक्टर्स आपस में क्या थे? इक्वल थे। सबकी मैग्नीट्यूड भी इक्वल थी और डायरेक्शन क्या था? सेम था। नेक्स्ट आता है आपका ऑपोजिट वेक्टर। ऑपोजिट वेक्टर ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है इक्वल वेक्टर से, इसको ध्यान से देखेंगे आप। ऑपोजिट वेक्टर मींस कि देखिए दो इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, क्रिएट हो सकता है कि ऑपोजिट वेक्टर और अनइक्वल वेक्टर। अनइक्वल वेक्टर मींस कि अगर वेक्टर ऐसे हों जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में से दोनों अलग अलग हो, उनको हम अनइक्वल वेक्टर कहते हैं। बट ऑपोजिट वेक्टर का मीनिंग क्या होता है कि एक ऐसे वेक्टर जिनकी मैग्नीट्यूड क्या है? इक्वल है, बट डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट है। कि ऐसे वेक्टर जिनकी मैग्नीट्यूड इक्वल हो और डायरेक्शन क्या हो? ऑपोजिट हो, उनको हम लोग क्या कह देंगे? ऑपोजिट वेक्टर कह देंगे। तो हम लिख सकते हैं इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेक्टर्स आर सेम but they have opposite directions, then the two vectors are called
ऑपोजिट वेक्टर्स। इसके एग्जाम्पल को हम देख सकते हैं। क्या एग्जाम्पल देख सकते हैं कि आपको पता है कि हम किसी वेक्टर को एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसा कि हमने इक्वल वेक्टर में रिप्रेजेंट किया था। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि एक वेक्टर को हमने ऐसे बनाया और एक वेक्टर को इसके डायरेक्ट ऑपोजिट बना दिया। या आपका हो गया वेक्टर ए या आपका हो गया वेक्टर बी। आप एक चीज गौर करेंगे कि आप क्या देख रहे हैं कि जो ऑपोजिट वेक्टर्स हैं इनकी मैग्नीट्यूड तो लगभग इक्वल है, बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन है। और दोनों के बीच का एंगल कितना है, ये कई बार कंफ्यूजिंग टर्म्स हैं। हमें ऑपोजिट वेक्टर तो पता होता है, बट ये नहीं पता होता है कि उनके बीच का एंगल कितना होगा। तो आप याद रखेंगे उनके बीच का एंगल कितना है, पाई रेडियन और 180 डिग्री। तो आप याद रखेंगे इस बात को कि ऑपोजिट वेक्टर के बीच का एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है बच्चों, इस वेक्टर को, ऑपोजिट वेक्टर को हम निगेटिव वेक्टर भी कह सकते हैं। कैसे कहते हैं तो अभी आपको मैं दिखाता हूं। यदि हमको अगर दो वेक्टर को कॉपी पर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना हो तो हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यदि ग्राफिकली नहीं मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना हो तो हम लिख सकते हैं कि यहां पर वेक्टर ए वेक्टर बी के ऑपोजिट है। तो मैथमेटिकली वी कैन राइट, मैथमेटिकली मैं इसको लिख सकता हूं कि वेक्टर ए इज इक्वल टू माइनस वेक्टर बी। वेक्टर ए इज इक्वल टू माइनस वेक्टर बी। इट मींस कि वेक्टर ए, या यहां पर माइनस साइन आपको क्या बता रहा है, माइनस साइन आपको बता रहा है कि वेक्टर बी की जो डायरेक्शन है वह वेक्टर ए के क्या है, ऑपोजिट है। वेक्टर बी की डायरेक्शन क्या है, वेक्टर ए के ऑपोजिट है। यानी ए वेक्टर जो है वह बी का क्या है, निगेटिव है, या बी वेक्टर जो है वह ए का क्या है, निगेटिव है। तो दो तीन बातों को याद रखो। कहीं क्वेश्चंस में किसी वेक्टर को ऑपोजिट वेक्टर बनाना हो तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम देखते हैं। फाइंड, ये क्वेश्चंस है, फाइंड द ऑपोजिट वेक्टर ऑफ द फॉलोइंग। यदि ऐसे वेक्टर्स आपको गिवन है और आपको इनके ऑपोजिट वेक्टर बनाना है तो आपको हमने बताया है कि किसी भी वेक्टर को ऑपोजिट बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि हम उसके आगे निगेटिव साइन लगा देते हैं। मतलब वेक्टर एफ का यदि ऑपोजिट वेक्टर बनाना हो तो यहां पर हम लिखते हैं, यहां पे सॉल्यूशन है इसका, किसका, गिवन क्वेश्चन का। तो इसका ऑपोजिट वेक्टर क्या हो जाएगा, माइनस वेक्टर एफ। इसका ऑपोजिट वेक्टर क्या हो जाएगा, माइनस 2 आई कैप। इसका ऑपोजिट वेक्टर क्या हो जाएगा, हम माइनस साइन लगाएंगे, माइनस 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप। और इसको हम क्या लिखेंगे कि प्लस 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप। इनका अगर ऑपोजिट वेक्टर बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, तो हम सिंपली माइनस साइन आगे लगाएंगे और हम ऐसे लिख देंगे, या क्या होगा कि माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। इन बातों को आप याद रखेंगे। अभी आपको लग रहा होगा कि आई कैप, जे कैप, के कैप सबने बना दिया, इसका मतलब क्या है। तो अभी हम आगे के लेक्चर जब बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि सिंपली जैसे हम डायरेक्शन को ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक उसी प्रकार वेक्टर में इसी डायरेक्शन को किस प्रकार आई कैप, जे कैप, के कैप से रिप्रेजेंट किया जाता है। बस आप इस क्वेश्चन को देख ले बच्चों। अभी हमने ऑपोजिट वेक्टर देखा। नेक्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर है आपका क्या, उसे हम बोलते हैं सी नंबर। कौन सा है, नल वेक्टर। और नल वेक्टर, और इसे ही जीरो वेक्टर भी कहा जाता है। बच्चों नाम ही आप देख रहे हो कि ये नल वेक्टर है, जीरो वेक्टर है। इट मींस कि ऐसे वेक्टर जिनकी मैग्नीट्यूड क्या हो, जीरो हो, उसे हम क्या कह देते हैं, नल वेक्टर कह देते हैं। बात आती है इसके डायरेक्शन की। यदि मैग्नीट्यूड ही जीरो होगा तो आप समझे, इस बात को आप गौर से समझे मैं क्या बोल रहा हूं कि हमने एक वेक्टर है, वेक्टर ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया, या रेड पॉइंट उसका हेड है, या व्हाइट का पीछे वाला पार्ट टेल है, और इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम क्या कह देते हैं, मैग्नीट्यूड कह देते हैं। यदि मैं कहूं कि इनका मैग्नीट्यूड जीरो हो जाए, मैग्नीट्यूड जीरो हो जाए, इट मींस द हेड एंड टेल कोइंसाइड्स विद ईच अदर, कि हेड और टेल एक ही जगह हो जाए। क्या आप इसके डायरेक्शन को पर्टिकुलर बता सकते हैं, तो नहीं बता सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ऐसे वेक्टर जिनकी मैग्नीट्यूड क्या हो, जीरो हो, एंड डायरेक्शन कैन नॉट बी डिटरमाइन, कि डायरेक्शन नहीं डिटरमाइन कर सकते हैं, बिकॉज द हेड एंड टेल कोइंसाइड्स विद ईच अदर।
समझ गए आप? क्योंकि हेड एंड टेल कोइंसाइड्स कर जाते हैं मैग्नीट्यूड 0 होने के कारण, और इसके डायरेक्शन को हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं कि नल वेक्टर किसे बोलते हैं। वेक्टर्स हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड आर कॉल्ड नल वेक्टर। अब इस नल वेक्टर की कुछ कुछ प्रॉपर्टीज है। क्या क्या प्रॉपर्टीज है उसको हम लोग देख। एग्जांपल है कि आपको कह रहा है कि अ मैन स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स एक्स एक्सिस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। क्या मैन स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स अ मैन स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। आप फिक्स्ड पॉइंट इसको मान लो, और यह कहां गया? एक्स एक्सिस की तरफ गया कि जिसका डिस्प्लेसमेंट कितना है? एक्स है। फिर मैंने क्या किया कि यहां पहुंचने के बाद वह वापस आ गया। He returns back to its initial position। वह अपने इनिशियल पोजीशन पे क्या हो गया? रिटर्न हो गया। तो आपको इसमें से जीरो वेक्टर को हम कैसे निकालेंगे? तो अगर हम यहां से यहां चलें, यहां से यहां चलें, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। इट मींस कि हम कह सकते हैं कि यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट है वह क्या है? जीरो वेक्टर है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मैन इज अ जीरो वेक्टर। बिल्कुल सही है। अब आती है कि जीरो वेक्टर की कुछ प्रॉपर्टीज। क्या क्या प्रॉपर्टीज है इसको हम देखते हैं। जीरो वेक्टर की फर्स्ट प्रॉपर्टीज है when a zero vector is added with a zero vector then the result will also be a zero vector। याद रखेंगे, जब किसी जीरो वेक्टर को हम जीरो वेक्टर से ऐड करते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या आता है? जीरो वेक्टर। सेकंड है कि when a given vector is added with a zero vector the result is the given vector। कि जब हम किसी डिफाइंड वेक्टर, किसी गिवन वेक्टर को जीरो वेक्टर से ऐड करते हैं तो हमारा रिजल्ट आता है कि जो मेरा पहले का वेक्टर आता है वही वेक्टर बन जाता है। नेक्स्ट है, यदि किसी वेक्टर को हम यदि किसी वेक्टर में से जीरो वेक्टर को माइनस करते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या आता है? दैट वेक्टर, जो हमने वेक्टर को लिया था जिसमें से हमने जीरो माइनस किया वही वेक्टर जैसा। नेक्स्ट है बच्चों, यदि मैं किसी मैग्नीट्यूड को किसी जीरो वेक्टर से मल्टीप्लाई करूं तो क्या रिजल्ट आएगा? तो आप याद रखेंगे कि व्हेन अ मैग्नीट्यूड is multiplied with a zero vector then the result will be a zero vector। यहां पे y क्या है? y है कोई मैग्नीट्यूड, कोई न्यूमेरिक वैल्यू। नेक्स्ट टाइप है आपका कौन सा? उसे हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कई जगह पे इसकी यूजेज है, हर जगह लगभग फिजिक्स में जहां पर भी वेक्टर क्वांटिटीज इन्वॉल्व होंगी वहां पे यूनिट वेक्टर का यूजेज होगा। इसलिए थोड़ा सा डिटेल में और इसको फील लेके हम पढ़ेंगे। यूनिट वेक्टर क्या है? व्हाट इज यूनिट वेक्टर? नाम से ये यूनिट मतलब वन। यदि किसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड वन हो तो हम उसे क्या कह देंगे? यूनिट वेक्टर कह देंगे। तो आप याद रखेंगे कि ऐसे वेक्टर जिनकी मैग्नीट्यूड क्या हो? वन हो। और मैं डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा। डायरेक्शन मतलब तो डायरेक्शन तो होना ही है, या वेक्टर क्वांटिटीज है तो इनमें डायरेक्शन होंगे ही होंगे। यहां पर मैग्नीट्यूड इसलिए वन कह रहा हूं क्योंकि यूनिट वेक्टर की यूजेज हमेशा डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए होती है। यूनिट वेक्टर की यूजेज क्या है? कि डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। चलिए हम लिखते हैं व्हाट इज यूनिट वेक्टर का डेफिनेशन लिखते हैं। इसके कुछ पॉइंट्स हैं, आप उन पॉइंट्स पर भी ध्यान देंगे। पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कई बार कई सारे बड़े बड़े प्रॉब्लम को आप यूं ही सॉल्व कर लेंगे। पॉइंट क्या है? यूनिट वेक्टर इज यूज्ड टू स्पेसिफाई अ गिवन डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर का यूज क्या कैसे करते हैं हम? कि डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो हम लिख सकते हैं इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट डायरेक्शन। मैं ये बता रहा हूं कि क्यों हम यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायरेक्शन के पर्पस से क्यों यूज करते हैं। कि चलिए हमारे पास एक वेक्टर है, वेक्टर एफ है, फोर्स है, वह 2 न्यूटन का फोर्स है। ठीक है, 2 न्यूटन का फोर्स है। तो आप बताएं कि अगर मैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ लिख दूं तो भी मेरा काम चलेगा, तो भी क्या होगा? वह एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। लेकिन कि हमने बताया आपको कि हम किसी भी वेक्टर क्वांटिटीज के डायरेक्शन को आई कैप, जे कैप, के कैप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यदि मैं अगर पहले मुझे पता है कि यह ईस्ट की तरफ है
तो मैं यदि इसको ऐसे लिख दूं कि वेक्टर एफ इक्वल टू 2i कैप, क्योंकि आई कैप, जे कैप, के कैप क्या है, एक प्रकार का यूनिट वेक्टर है। अब देखिए यहाँ यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड कितनी, 1। यदि 2 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं तो इसकी मैग्नीट्यूड डिस्टर्ब नहीं होती है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि यूनिट वेक्टर को हम किसके लिए, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं। क्यों? यूनिट वेक्टर को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? यदि किसी वेक्टर क्वांटिटीज पर कैप लगा दिया जाए, एरो की जगह पर क्या लगा दिया जाए, कैप लगा दिया जाए, तो वह वेक्टर क्वांटिटी क्या कहलाता है, यूनिट वेक्टर कहलाता है। तो हम लिख सकते हैं कि इट इज, हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय मेकिंग a cap over it। तो उस वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज पर अगर हमने कैप लगा दिया तो वह क्या रिप्रेजेंट करेगा, यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। एज फॉर एग्जांपल देख सकते हैं कि जैसे यह वेक्टर है, इस वेक्टर के ऊपर हमने कैप लगा दिया तो यह क्या बन गया, यूनिट वेक्टर बन गया। ऐसा कई सारा एग्जांपल हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर हमको यूनिट वेक्टर को, हमने अभी बताया कि डायरेक्शन के पर्पस से यूज करते हैं, तो हम इस बात को यहां समझ लें कि किस डायरेक्शन को किस यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो चलिए मैं एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाता हूं। यह x है, यह y है और यह z है। क्योंकि z एक्सिस क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन अपवर्ड और परपेंडिकुलर टू द प्लेन डाउनवर्ड। तो इस परपेंडिकुलर टू द प्लेन को मैं ऐसे दिखा रहा हूं, अपवर्ड को, और डाउनवर्ड क्या है, इस बोर्ड के पीछे है। यह हमारा क्या है, x एक्सिस है, यह हमारा क्या है, y एक्सिस है, यह z एक्सिस है। इसके ऑपोजिट चला जाए तो यह क्या है, -z है। इसके ऑपोजिट चला जाए तो यह क्या है, -x है। इसके ऑपोजिट चला जाए तो यह क्या है आपका, यह क्या है, -y है। यदि हमें किसी मोशन को या किसी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज को x एक्सिस में पढ़ना है तो हम उस वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंपली क्या लगा देते हैं, आई कैप लगा देते हैं। तो अगर कहीं पर आई कैप लगा हो तो आप क्या समझेंगे कि जो भी फिजिकल क्वांटिटीज लिखी हुई है या उसके आगे जो भी मैग्नीट्यूड लगा हुआ है वह किधर की तरफ है, तो टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है। अगर इसको सिमिलरली -i कैप से अगर कोई y एक्सिस की तरफ कोई फिजिकल क्वांटिटीज को हमें पढ़नी हो तो हम उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, j कैप से, और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, -j कैप से। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, k कैप से, सब स्मॉल लेटर में याद रखिएगा। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, -k कैप से। तो आप याद रखेंगे कि x y z एक्सिस जैसे है वैसे ही i j k है, और यह i j k क्या है, एक यूनिट वेक्टर है जिससे हम उस किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है, जो इसके बाद आता है कि हाउ टू फाइंड द यूनिट वेक्टर, कि किसी गिवन वेक्टर के लिए हमें यूनिट वेक्टर बनाना हो तो हम उसको कैसे बनाएंगे। तो हम देखते हैं उस बात को और उसको लिख लेते हैं क्या, कि हाउ टू फाइंड और मेक यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को हम कैसे बना सकते हैं या निकाल सकते हैं। कि जैसे हम देखते हैं कि अगर आपके पास कोई एक वेक्टर गिवन है, एग्जांपल हमने लिया कि हमारे पास एक वेक्टर गिवन है, वेक्टर ए, हमें इस वेक्टर की यूनिट वेक्टर बनानी है तो हम कैसे बनाएं। तो आपको पता है इसके डेफिनेशन से कि अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1 इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। यदि इस वेक्टर को हमें क्या करना है, इसके मैग्नीट्यूड को 1 करना है, तब यह क्या बनेगा, यूनिट वेक्टर बनेगा। तो हम क्या करेंगे, इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो आपको पता है कि अगर हमें इसे यूनिट वेक्टर बनाना है तो इस वेक्टर को हम क्या करें, इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें। यानी इस वेक्टर को हमने वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया तो हमारा जो वेक्टर या यह जो वैल्यूज बना हुआ क्या बना, एक यूनिट वेक्टर बना। और यूनिट वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज है उस पर क्या लगा के, कैप लगा के। तो आप इस बात को याद रखेंगे अच्छे से कि किसी वेक्टर को
किसी वेक्टर को यूनिट वेक्टर बनाने के लिए हमको केवल और केवल क्या करना है, उस वेक्टर को उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है। ठीक है बच्चों, हमने देखा कि किसी वेक्टर को हम यूनिट वेक्टर कैसे बना सकते हैं। इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई अल्टर करके हम देखते हैं कि और क्या क्या हमारे रिजल्ट आते हैं। तो हमने देखा कि यदि हमारा वेक्टर ए कोई फिजिकल क्वांटिटीज है और वह यूनिट वेक्टर है, इट मींस हम क्या लिख सकते हैं कि वेक्टर ए बाय वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि यदि हमें इन तीन में से कोई दो चीज गिवन हो तो तीसरे चीज को हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे यदि हमें कोई वेक्टर निकालना हो और आपको गिवन हो कि उसका यूनिट वेक्टर यह है और उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड यह है, तो आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हैं कि किसी वेक्टर को बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि यदि उसकी मैग्नीट्यूड और यदि उसका यूनिट वेक्टर गिवन हो तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही क्या कहलाएगा, कि द गिवन वेक्टर कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि एक और फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं कि यदि वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड निकालना हो तो हम किसी गिवन वेक्टर को उसके यूनिट वेक्टर से डिवाइड कर देंगे, तो भी हमें क्या होगा कि हमें उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड मिल जाएगी। इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल आप कर सकते हैं। जैसे हम देखें इससे रिलेटेड सवाल कि जैसे आपको कुछ गिवन हो, गिवन क्या है कि मेरे पास एक वेक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड, एक वेक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड 4 है, इसकी मैग्नीट्यूड क्या है, 4 है, और इसका डायरेक्शन गिवन है, इसकी डायरेक्शन क्या है, इसकी डायरेक्शन है k कैप। तो ये जो वेक्टर होगा वह क्या होगा कि वेक्टर a इक्वल टू 4 k कैप, यह हमारा क्या हो गया, वेक्टर हो गया। ठीक है, एग्जांपल हम देखते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर एक्चुअली में क्या है कि यदि किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन अगर वेक्टर के रूप में दिखाया जाए तो उसे ही हम क्या कह देंगे, पोजीशन वेक्टर कह देंगे, जैसा कि पोजीशन वेक्टर के शब्दों से पता हमें चल रहा है। अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन वेक्टर के रूप में दर्शाना हो, बताना हो, तो हम क्या करते हैं कि उसको कोऑर्डिनेट एक्सिस पर वॉच करते हैं। कोऑर्डिनेट एक्सिस पर वॉच करते हुए हम यह देखते हैं कि उसके ओरिजिन से इंस्टेंटेनियसली ऑब्जेक्ट जिस पोजीशन पर है वही क्या कहला जाएगा, उसका पोजीशन वेक्टर कहला जाएगा। जैसे मैं बात करूं कि ऑब्जेक्ट यहां पर है, ऑब्जेक्ट कहां पर है, इस P पॉइंट पर है, तो हम क्या, यदि इसको क्या माने O, तो हम एक ड्रॉ कर सकते हैं एक लाइन, और वह लाइन यह क्या है, एरो है, यह एरो क्या बता रहा है, उसकी डायरेक्शन को बता रहा है, और यह P क्या है, उसका पोजीशन है। यदि हमने इसको एक वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दिया तो यह क्या कहला जाएगा, पोजीशन वेक्टर कहला जाएगा। यानी यहां पर पोजीशन वेक्टर क्या हो गया, तो आपका OP क्या हो गया, एक पोजीशन वेक्टर हो गया। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का। लिखते हैं कि यदि हम किसी ऑब्जेक्ट के इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच एक वेक्टर को ड्रॉ कर लें तो हमारा क्या कहलाएगा, वह हमारा क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहलाएगा। ऐसे भी आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का डिफरेंस निकालते हैं। तो चलिए हम इसको ग्राफिकली देखते हैं कि ग्राफिकली हम कैसे इसको रिप्रेजेंट कर सकें और कैलकुलेट कर सकें। जैसा कि हमने बताया कि हमने क्वाड्रेटिक एक्सिस बना लिया, ओ लिया। नेक्स्ट है कि हम मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट पहले पॉइंट ए पर था, तो ऑब्जेक्ट पॉइंट ए पर था तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, OA। फिर ऑब्जेक्ट कहां चला गया, पॉइंट बी पर चला गया, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो गया, OB। और यह जो एक वेक्टर है वह क्या कहलाएगा, AB वेक्टर मेरा क्या कहलाया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या कहलाया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज द difference of final position vector and initial
पोजीशन वेक्टर, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि वेक्टर ए बी इज इक्वल टू वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए। यह आया कहां से, इसको हम नेक्स्ट टॉपिक में, आगे की टॉपिक जब बढ़ेगी हमारी, जब हम दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन एडिशन देखेंगे तो हमें यह पता चलेगा कि रिजल्ट कहां से आया। बच्चों नेक्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर है आपका कोलिनियर वेक्टर। नाम से ये कोलिनियर मतलब एक ऐसा वेक्टर जो एक दूसरे से क्या हो, लीनियर में हो, एक दूसरे के लीनियर पेयर हो, तो हम उसे कोलिनियर वेक्टर कह सकते हैं। कि लीनियर दो तरीके से हो सकता है, यदि दोनों एक ही डायरेक्शन में हो या दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हो। सिंपली इसको मैं डायरेक्ट रिप्रेजेंट कर देता हूं कैसे कि द एंगल बिटवीन collinear vector is either 0 डिग्री और 180 डिग्री। ठीक है, आप याद रखेंगे या तो वेक्टर क्या होंगे, एक ही दिशा में होंगे या कैसे होंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे। यदि एंगल 0 होंगे, इफ एंगल इज 0 देन it is called parallel vector, and it is called parallel vector। इसको ऐसे बना सकते हैं, ऐसे और ऐसे, तो हम लिख सकते हैं कि वेक्टर A and वेक्टर B are parallel if angle is 180 degree, then it is called anti-parallel vectors। जैसे हम एग्जांपल देख सकते हैं, और या आपका वेक्टर A या आपका B, तो हम कह सकते हैं वेक्टर A and वेक्टर B are anti-parallel vectors। नेक्स्ट आता है बच्चों, हम इन 3-4 पॉइंट्स को देखेंगे जो नॉलेज बूस्टर की तरह हैं, और कई बार इनमें से कंफ्यूजिंग टर्म्स जो होते हैं उनको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इन पॉइंट्स को पढ़ के। इसमें फर्स्ट पॉइंट है कि यदि किसी वेक्टर को हम पैरेलली एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करें तो उस वेक्टर की वैल्यूज नहीं चेंज होती और वह इक्वल वेक्टर की तरह बिहेव करता है। जैसे हम एग्जांपल देखें कि अगर एक वेक्टर ये है, इसको पैरेलली मींस कि अगर इस वेक्टर को पैरेलली हमने यहां से यहां शिफ्ट कर दिया तो यह भी वेक्टर ए ही होगा। यानी कि किसी वेक्टर को पैरेलली एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करा जाए तो वह इक्वल वेक्टर की तरह बिहेव करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इफ अ वेक्टर इज रोटेटेड अदर देन 2 पाई और 360 डिग्री एंगल, इट चेंज इटसेल्फ। वो क्या होता है कि वेक्टर चेंज कर जाता है। जैसे किसी वेक्टर को हम, अगर किसी वेक्टर को यह 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, यदि 2 पाई के अलावा यदि 2 पाई हमने इसको रोटेट किया, तो फर्स्ट एग्जांपल में देखते हैं कि क्या 2 पाई रोटेशन, यदि मैं इसको 2 पाई रोटेट करूं तो यह क्या हो जाएगा, घूम के फिर वहीं वापस आ जाएगा। इट मींस कि द वेक्टर डज नॉट चेंज, इट मींस कि वेक्टर डू नॉट चेंज। लेकिन यदि किसी वेक्टर को अदर देन 2 पाई एंगल से रोटेट किया जाए, किस वेक्टर को अदर देन 2 पाई एंगल से रोटेट किया जाए, तो देखेंगे क्या होगा कि ये वेक्टर ऐसा था, इसको हमने रोटेट कर दिया, ऐसे कर दिया, तो अब एंगल कितना हो गया, ये 60 डिग्री था, ये क्या हो गया, एनी अदर एंगल हो गया। ये वेक्टर ए और यह मेरा क्या हो जाएगा, वेक्टर बी हो जाएगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो वही है बट उसके डायरेक्शन में डिफरेंस आ गया। नेक्स्ट है एंगल बिटवीन द टू वेक्टर इज द स्मॉलर एंगल व्हेन प्लेस्ड टेल टू टेल, कि दो वेक्टर के बीच का एंगल मैं जहां भी बात करूंगा तो आप कौन से एंगल की बात करोगे,
तो दो वेक्टर के बीच का वह सबसे छोटा एंगल जो कब बना है, तो जब दो वेक्टर को हमने टेल टू टेल रखा हुआ है। जैसे मैं बात करूं कि मेरे पास एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, और इनके बीच का एंगल निकालना हो तो हम इस वेक्टर को क्या करते हैं कि इस वेक्टर के टेल पर रख देते हैं। क्या करते हैं कि वेक्टर ए को वेक्टर बी के टेल पर रख देते हैं। तो वेक्टर ए है कि वेक्टर बी को टेल से रखती है, तो यह स्मॉलर एंगल हो गया, तो ये क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ वेक्टर कहलाएगा। नेक्स्ट है यदि हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस को रोटेट कर दें। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है कि इसकी चर्चा मैं मोशन चैप्टर में करूंगा, मोशन इन द प्लेन में करूंगा। अभी आप थोड़ा सा समझ लें कि जैसे मैं इस कमरे में पढ़ा रहा हूं, तो इस कमरे में रखा हुआ एक एक चीज मैं कह सकता हूं कि इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस को जस्ट एज अ बाउंड्री समझ सकते हैं जिसके अंदर के चीजों को हम स्टडी करते हैं। जैसे इस कमरे के बाहर जो भी चीज है वह अदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ठीक है, यहाँ पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात कर रहा है कि यदि मैं किसी वेक्टर के वेक्टर जहां रखा हुआ है उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस को रोटेट कर दूं तो वेक्टर में कोई चेंज नहीं आता है, लेकिन उसके कंपोनेंट्स बदल सकते हैं। इन चीजों को मैं आगे अच्छी तरीके से डिस्कस करूंगा। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू, गुड लक।